नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुभव पटेल, जो बंसल हॉस्पिटल में नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनुभव, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं माफ कीजिएगा, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुभव। तो उनसे शिशुओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर मेरा यही है, दरअसल अगर शिशु के बारे में और शिशु की केयर जानना है तो उसके लिए सबसे अहम ये हो जाता है कि हम जाने कि किस तरह से उसका प्रसव होता है। क्या उसके लिए बाल रोग विशेषज्ञ का उपस्थित होना आवश्यक होता है? हाँ, जब भी कभी प्रसव होता है या वो अस्पताल में होना चाहिए। पहली बात तो ये है, घर पे नहीं होना चाहिए। और बाल रोग विशेषज्ञ या नवजात शिशु विशेषज्ञ का वहाँ पे उपस्थिति होनी ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश बच्चे पैदा होने के बाद रोने चाहिए, जो कि 90% बच्चे रोते हैं जितनी बार भी डिलीवरी होती है। और कुछ 10% बच्चों में कभी कभी वहाँ पे उनको स्पेशल तरीक़ों से रुलाया जाता है या सांस लेना ज़रूरी होता है उनको, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो पेट में नाल से माँ के साथ जुड़ा होता है, और उसकी ऑक्सीजन की और ये सब खान पीन की जो भी चीज़ें हैं वो सब नाल के थ्रू, ब्लड के थ्रू होती हैं। पर पैदा होने के बाद उसको स्वतः अपनी सांस लेनी होती है, लंग्स को खुलना होता है। तो उस प्रक्रिया में कभी कभी ट्रांजिशन फेज़ में समय लगता है। और अगर समय ज़्यादा लगता है, गोल्डन पीरियड बोलते हैं हम लोग 1 मिनट का, अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा समय लगता है और बच्चा सांस नहीं लेता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ब्रेन में। और अगर ऑक्सीजन कमी होती है ब्रेन में तो बच्चे के दिमाग में चोट, उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि और आवश्यक है कि उस वक्त कोई बाल रोग विशेषज्ञ या नवजात शिशु विशेषज्ञ वहाँ पे हो। बिल्कुल सर, एक बात और समझना चाहेंगे। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 90% बच्चे तो जन्म लेते ही रोने लगते हैं, लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन आती होगी कि बच्चे नहीं रोए जन्म लेने के बाद, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? तो जैसे कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो वहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम पहले से रेडी होते हैं। पूरी टीम होती है, मैं होता हूँ या कोई भी डॉक्टर होते हैं, उनके साथ पूरा स्टाफ होता है। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड वार्मर होते हैं, जो कि ज़रूरी है उस वक्त होना। और उनको उस वक्त एक एम्बू बैग, जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और अगर उससे भी नहीं होता है तो उनको फिर ट्यूब डाल के फेफड़ों में उसके थ्रू सांस देने की कोशिश की जाती है। और फिर जो नवजात शिशु का आईसीयू संघ कक्ष होता है, उसमें शिफ्ट किया जाता है और फिर उसके बाद इलाज शुरू किया जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी दी। तो शायद अगर शिशु रोग विशेषज्ञ कोई उस दौरान मौजूद हो तो जो अभिभावक हैं बच्चे के, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर, एक और बात आपसे समझते हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि बच्चा जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद कितनी जल्दी, जन्म के कितनी देर बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं बच्चे को? जी, तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि कितनी जल्दी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, स्तनपान कर सकते हैं। तो बच्चा पैदा चाहे सिजेरियन से हो, यानी कि ऑपरेशन से हो, या नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो, दोनों ही स्थिति में जितनी जल्दी हो सके तुरंत बच्चे को दूध पिलाना है। बहुत से बहुत आधे घंटे का विलम्ब होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। तो हम लोग जैसे बंसल अस्पताल में भी बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत माँ की छाती से लगाते हैं और दूध पिलाते हैं बच्चों को। ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान होना चाहिए, ऊपर से कोई दूध या पानी वगैरह नहीं देना होता है। तो जितनी जल्दी आप इसको इनिशिएट करेंगे या शुरू करेंगे, उतनी जल्दी अच्छा होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए। और ये माँ के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि उससे जो यूट्रस यानी कि बच्चादानी जो होती है, जिससे बच्चा निकलता है, उसको सिकुड़ने में भी हेल्प करता है। तो ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके तुरंत ही, मतलब 5, 10, 15 मिनट में जैसे ही बच्चा स्टेबल हो जाए, एक बार पीडियाट्रिशियन ने या बाल रोग विशेषज्ञ ने उसको जाँच कर ली है, तो उसके बाद उसको तुरंत दूध छाती से लगाया जाए, बच्चे की माँ की छाती से, और दूध पिलाने की कोशिश की जाए। शायद ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को रही होगी जो डॉक्टर ने साझा की है कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्तनपान कराना चाहिए। चलिए दर्शकों को एक बार बता देती हूँ, अगर आपके भी इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, एक और सवाल मेरा ये है। जिस तरह से देखा जाता है कि बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, ऐसी कंडीशंस में क्या एडिशनल मिल्क कोई होता है जो कि 6 महीने तक बच्चे को पिलाया जाए तो उसकी सेहत बनी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि माँ का दूध ही बच्चे को मिले। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए और कुछ ऊपर का ना दिया जाए। पर किसी किसी बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसी कुछ दिक्कतें होती हैं जहाँ माँ का दूध कम बनता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, माँ का दूध ज़्यादा नहीं हो रही है, या कोई और किसी कारणवश माँ दूध नहीं पिला पा रही हैं, जो कि अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को डब्बे का दूध, कुछ ब्रांड्स मतलब कुछ कंपनियां हैं जिनका एक स्पेशलाइज्ड फार्मूला बच्चों के लिए बना होता है, वो यूज़ करना चाहिए। पर उसकी मात्रा कितने चम्मच कितने पानी में डालना है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, डिब्बा तो खरीद लेते हैं, पर जैसे 30 ml में 1 स्कूप या 1 चम्मच पानी उसके अंदर डिब्बे में होता है, उसका चम्मच वो डालना होता है। तो 20 ml में 1 चम्मच डाल रहे हैं या 40 ml में 1 चम्मच डाल रहे हैं, इससे कई दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है उसमें प्रोटीन और जो कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट की जो मात्रा है वो ऊपर नीचे होने लगती है, जिससे कि बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है। तो वो दूध यूज़ कर सकते हैं, पर अवॉइड हमेशा करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि माँ का दूध जाए, पर अगर किन्हीं कारणवश वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है या माँ का दूध कम आ रहा है तो वो दूध यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। पर गाय का, भैंस का दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना 6 महीने तक, क्योंकि वो उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं वो बच्चे के गुर्दे पर असर कर सकती हैं और वो दिक्कत कर सकती हैं बच्चों को। तो बिल्कुल। कोशिश यही करनी चाहिए कि गाय और भैंस का दूध ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए बच्चे को। बिल्कुल, तो ये बात बहुत ज़रूरी है और आप भी समझ लीजिए कि बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म के 6 महीने तक प्रयास किया जाए कि माँ का दूध ही बच्चा पिए। लेकिन अगर बात होती है स्तनपान की डॉक्टर अनुभव, तो जी। बच्चे को कितनी बार लगभग दिन में स्तनपान कराना चाहिए? तो बच्चे को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? कम से कम 8 से 10 बार तो कराना ही चाहिए। और हम ये कहते हैं कि डिमांड फीड का मतलब होता है कि जब भी आपको लगे कि बच्चा भूखा है और भूख की वजह से रो रहा है, तो उसको स्तनपान ज़रूर कराएं, है ना? पहली बात। दूसरी बात, कभी भी बच्चा, जैसे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, छोटे बच्चे 16 घंटे 15 घंटे सोते हैं, 15-16 घंटे सोते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि बच्चा सो रहा है, अरे अभी तो दूध पिलाया था उसको उठाया नहीं, 4-5 घंटे उठाया नहीं, वैसा नहीं करना है। क्योंकि अगर 3 घंटे से ऊपर का गैप लिया जाएगा या ज़्यादा 3-4 घंटे 5 घंटे बच्चा सो रहा है, तो ऐसे हालात में बच्चे का शुगर कम होने की संभावना होती है। तो हर 3 घंटे पे बच्चे को उठाना है, थोड़ा अनकंफर्टेबल करके दूध पिलाना है। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, दिन में भी और रात में भी। 3 से 4 घंटे से ऊपर का गैप आप नहीं ले सकते बच्चे को दूध पिलाने में, स्तनपान करने में। बिल्कुल, तो एक और बात जो सामने आई है वो ये कि अधिक समय ना लीजिए स्तनपान कराने में, थोड़े-थोड़े समय में स्तनपान कराइए। 3 से 4 घंटे का जो ब्रेक है, उसके बाद निश्चित और अनिवार्य रूप से स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अगर बात करें जिस तरह से कोरोना का एक मुश्किल दौर चल रहा है, ऐसे में अगर बेबी को छींक आती है ज़रा भी, तो अभिभावक और जो उनकी माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर बच्चे को छींक क्यों आती है, क्या होता है, बच्चा जब पेट में होता है तो पानी में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं हम लोग उसको, और जब वो बाहर आते हैं तो ये पूरा पैसेज ड्राई होता है, तो उसकी वजह से बच्चे को बार बार छींक आ सकती है। छींक आना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक साधारण सी चीज़ है, बच्चों को हो सकती है। बच्चे दिन में कई बार छींक सकते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अधिकांश समय में अधिकांश बच्चों में ये नॉर्मल सी प्रतिक्रिया है, पर अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बार बार छींक आ रही है, तो एक बार ज़रूर किसी बाल रोग विशेषज्ञ से जांच करा लेनी चाहिए कि कोई और कारण ना हो। पर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती छींक आना, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने की या कोई परेशान होने की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो परेशान मत होइए, घबराइएगा मत। अगर आपके बच्चे को छींक आती है तो बहुत नॉर्मल है, छींक आ सकती है। चलिए डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर है राकेश दमोह से, वो जुड़ गए हैं। राकेश, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बच्चा है मेरा, वो 2.5 साल का है। अच्छा जी। वो कुछ खाता पीता नहीं है सर, अभी बस बोतल से दूध पीता है और वो कमजोर होता जा रहा है। नहीं, तो ये बोतल से दूध उसको पिलाना ब्लड आपको। की भी। हाँ जी, बताएं जी बताएं। जी। कितना वजन है उसका, क्या आपको पता है? वजन है सर। नहीं पता, अच्छा ठीक है, जो भी है। तो बच्चे को दूध, 2.5 साल के बच्चे को एक तो पहली बात तो बोतल से दूध पिलाना बंद करें और ज़्यादा दूध ना दें। कोशिश करें कि उसको अनाज मिले, अन्न मिले, जैसे कि दाल, चावल, ये सब चीज़ें दी जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अब फ्रूट्स खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं खाली, या जूसेस पिला रहे हैं खाली, ये गलत है। अनाज खिलाना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अनाज जाए। अनाज का मतलब होता है गेहूँ, चावल, रोटी, दाल, इस टाइप की चीज़ें। बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वो भी देना है, पर वो उसकी मात्रा उतनी नहीं होनी चाहिए जितना कि अनाज का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अनाज नहीं देंगे बच्चे को तो कुपोषण की बीमारियां होंगी, दिक्कतें होंगी उसमें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है या वज़न बहुत ज़्यादा कम है, तो एक बार किसी अपने आसपास के जो भी आपके बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले लें। वो आपको एक डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या खिलाना है और कैसे कैसे उसका टेक केयर करना है।
बिल्कुल राकेश, तो शायद आप समझ गए होंगे कि अनाज खिलाना बहुत आवश्यक है बच्चे को। तो आप प्रयास कीजिए कि आपका बच्चा भी जल्द से जल्द अनाज खाने लगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। डॉक्टर अनुभव, आपकी ओर रुख करूंगी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। अधिकतर ऐसा देखा जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद उनको पीलिया की शिकायत हो जाती है। नवजात पीलिया क्या होता है सर? तो सब साधारण भाषा में बात की जाए तो सारे नवजात शिशुओं को, अधिकांश शिशुओं को पीलिया हो सकता है। और ये पीलिया जो बड़े लोगों को होता है उससे अलग होता है। ये वो इन्फेक्शन वाला बीमारी वाला पीलिया नहीं है। ये अधिकतर पीलिया क्यों होता है? क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, उनमें कई ऐसे कारण होते हैं। क्योंकि लीवर, जहाँ पे ये जॉन्डिस मतलब पीलिया जो मतलब इसको बिलिरुबिन जिसकी जिसकी मात्रा बढ़ती है पीलिया में, वो वहाँ पे उसको मेटाबोलाइजेशन मतलब वहाँ पे उसका चीज़ें ठीक होनी होती है लीवर के अंदर। और लीवर थोड़ा सा इमेच्योर होता है बच्चों का। और भी कई कारण हैं, जैसे कि खून हीमोग्लोबिन थोड़ा बच्चों का ज़्यादा होता है जिसकी वजह से, और हीमोग्लोबिन टूटने की वजह से ही पीलिया होता है। और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इन छोटे नवजात शिशु बच्चों को जो अगर उसको समराइज़ किया जाए या आसान भाषा में बोला जाए, तो नवजात शिशु बच्चों को जो पीलिया होता है ये उनकी किसी बीमारी की वजह से नहीं होता। ये नॉर्मल प्रतिक्रिया है, सारे बच्चों को होता है। इसीलिए डॉक्टर अधिकतर आपने देखा होगा कि हम पीलिया के लिए चेक भी करते हैं, जैसे कि दूसरे दिन हम कर सकते हैं या, और जनरली 5वें 6वें दिन 8वें दिन तक इसकी संभावना ज़्यादा बनी होती है कि बढ़ेगा। इसलिए हम लोग डिस्चार्ज के बाद बोलते भी हैं, छुट्टी करने के बाद, कि एक बार बच्चे को ला के दिखाया जाए और उस पीलिया को हम देख सकें कि ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा होता है तो जाँच कराई जाती है और फिर देखा जाता है, तो उसको जाँच करा के फिर इलाज भी उसका कर सकते हैं हम लोग। इलाज भी किया सकता है उसका। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि पीलिया होना स्वाभाविक है, आम बात है, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा होता है तो जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं वो खुद भी उस बात को चेक करते हैं कि किन कारणों के चलते पीलिया बढ़ा है। हालांकि उसका उपचार बहुत ही आसानी ढंग से और साधारण ढंग से हो सकता है। चलिए डॉक्टर, एक और बात समझेंगे। जब पीलिया की बात हो रही है तो देखा जाता है कि अभी भी जब किसी बड़े इंसान को भी पीलिया हो जाता है तो कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में आइए, सूर्य की रोशनी से पीलिया ठीक होता है। क्या नवजात बच्चों को भी ऐसे सूर्य की रोशनी देने से पीलिया में मदद मिल सकती है? जी, ये अक्सर ये सवाल हमसे पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप या दादी नानी लोग ऐसे पूछते हैं। और ये एक बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत सालों से या बहुत वर्षों से ये प्रचलन पूरे भारत में रहा है कि पीलिया सूर्य के प्रकाश से ठीक हो सकता है। तो इसका उत्तर देने के लिए थोड़ा सा साइंस में जाना पड़ेगा हमें। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो पीलिया जो हम ठीक करते हैं, जो डॉक्टर्स ठीक करते हैं, वो क्या होता है कि एक, अगर आप प्रकाश की बात करेंगे तो उसमें वेवलेंथ होती है, कई वेवलेंथ होते हैं, जिससे कि एक वाइट लाइट बनती है, जैसे विबग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन ऐसे करके। तो उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है, ब्लू लाइट, उसमें हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चे को। तो सूर्य के प्रकाश में सारे वेवलेंथ हैं, तो इसलिए थोड़ा वो हेल्प कर सकता है। पर उसमें पीलिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऐसा कहना मुश्किल है। तो हम लोग मैं यही सलाह देता हूँ कि आप सूर्य का प्रकाश दिखा सकते हैं, पर उसका भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। उसी से खाली पीलिया ठीक होगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, और ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं मिलेगा उसमें। और साथ में ये भी आपको जानना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, तो वो भी बच्चा एक्सपोज हो रहा है। जैसे कि अभी गर्मी का समय है, अगर आप बच्चे को काफ़ी देर तक धूप में रखेंगे तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसका उत्तर यही है कि सुबह अगर आप चाहें तो 15-20 मिनट, आधा घंटा दूध दिखा सकते हैं बच्चे को। पर उससे कितना फ़ायदा होगा या लाभ होगा ये कहना मुश्किल है, बिल्कुल इसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। और इससे पीलिया तो डेफिनेटली ठीक नहीं हो सकता है। तो अगर आप और चीज़ों के लिए, विटामिन डी के लिए, सिंथेसिस के लिए, या आप ऐसे भी बच्चे को दूध दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा गर्म हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है, और आपको मालूम नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट सनलाइट अगर चाहें, थोड़ा सा जहाँ धूप आ रही हो, वहाँ थोड़ा कमरे में जहाँ धूप आती हो वहाँ रख के बच्चे को थोड़ा दिखा दें, 15-20 मिनट बस, उससे ऊपर नहीं। बिल्कुल। तो एक और अहम बात पता चली है कि ये जो भ्रम होते हैं कि धूप की रोशनी से पीलिया ठीक होता है, इस भ्रम को ना पालें। सबसे पहले उपचार कराएं और थोड़ी देर बच्चे को ज़रूर धूप की रोशनी दिखाएं। चलिए डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर हैं असलम, सागर से हैं ये। असलम जुड़ गए हैं, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी सर। जी बोले। असलम बोला, ये बोल रहे थे सर कि 9 दिन का बच्चा है अभी हमारा जी। उसको अभी ऑक्सीजन वगैरह भी लगा हुआ था। वो डॉक्टर ये बोल रहे थे और देखने में आया कि वो रोता कम है, रो नहीं रहा जिस तरीके से नॉर्मली बच्चे रोते हैं। अच्छा, तो जनरली बच्चे रोने चाहिए। अगर नहीं रो रहा है, सुस्त हो रहा है, तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, सेप्सिस जो कि पहला कारण होता है। और हो सकता है कोई बच्चा जब पैदा हुआ हो उस वक्त ही कुछ ऐसी दिक्कतें आई हों जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में असर पड़ा हो।
और भी कई कारण हो सकते हैं। तो आप मेरी सलाह यही होगी कि एक बार आप बच्चे को किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाएं, आसपास जो भी हो आपके, और वो ठीक से एक बार बच्चे की एग्जामिनेशन करें, बच्चे को जांचें। अगर एग्जामिनेशन में से मतलब बच्चे की देखने में, जांच करने में सब कुछ ठीक है और बच्चा अगर दूध वगैरह ठीक से पी रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। रोना बहुत ज़रूरी नहीं है, पर बच्चे का स्तनपान करना, माँ की छाती पे ठीक से छाती को पकड़ना, दूध पीना, पेशाब करना, एक्टिविटी ठीक होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होगी। फिर भी ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से मिल लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो असलम बेहतर होगा कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे जो कुछ भी सलाह है वो लें। चलिए डॉक्टर, आपकी ओर रुख करूँगी और आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। कपड़े और डिस्पोजेबल डायपर देखा जाता है, उसका क्या उपयोग करना चाहिए नवजात शिशु को? तो आजकल देखा गया है कि लोग अधिकतर या अधिकांश बच्चे जो हैं डायपर माँ यूज़ करती हैं। डायपर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर होता क्या है, डायपर यूज़ करने से बच्चों को डायपर रैश, यानी कि जहाँ पे मल जहाँ से निकलता है वहाँ पे पीछे में, वहाँ पे लाल रंग के रैशेज या छिल जाती हैं कभी चीज़ें वहाँ की स्किन, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। तो इसलिए डायपर बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जो हम कॉटन के जो नैपीज़ होते हैं, जिसको हम लंगोट बोलते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। और अगर डायपर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या रात में आपको सोने में बहुत परेशानी हो रही है या बच्चा बहुत थक जा रहे हैं, तो आप यूज़ करें। कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि बच्चे को कॉटन नैपी यूज़ करें और लंगोट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे रैशेस कम होने के चांसेस होते हैं। डायपर जाड़ों में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है बच्चा बार बार पेशाब करेगा और गीला हो जा रहा है, तो एक बात अलग है, पर कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि लंगोट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे न्यूबॉर्न को रैशेस होने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, जब बच्चा जन्म लेता है तो अम्बिलिकल नाभि के साथ उसका जुड़ाव होता है, उसकी देखभाल कैसे करें और वो कब गिरती है? जी बिल्कुल, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के साथ अपने नाभि से अटैच होता है, जिसको हम लोग काट के वहाँ पे क्लिप लगा देते हैं ताकि वहाँ से खून ना निकले। वो अब अपने आप वो नाभि सूख जाती है और वो गिर जाता है, उसमें किसी भी तरह की कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर अधिकतर लोग बोलते हैं उसमें कुछ पाउडर लगाना है, निमोसिन पाउडर लगाना है या स्पिरिट से साफ़ करना है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको सूखा और साफ़ रखेंगे तो वो अपने आप ही सूख के गिर जाएगा। और अगर आपको लगता है उसमें कुछ भी कोई दिक्कत हो रही है या पस आ रहा है तो दिखाना ज़रूर चाहिए। और ये अधिकतर अपने आप 7 से 10 दिन में सूख के गिर जाती है, कभी कभी हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि वहाँ पे गंदगी ना पहुँचे, उसको साफ़ रखें, सूखा रखें, गीला ना हो बार बार। अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो बिल्कुल वो अपने आप सूख के गिर जाएगी, नाभि अपने आप सूख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर, आपसे सवाल लूँ इससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अंजना, वो जुड़ गई हैं, जबलपुर से हैं ये। अंजना, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। जी जी अंजना, आप डॉक्टर से सवाल कर सकती हैं। शायद अंजना को सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको जोड़ने का वापस से प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर, आपसे तब तक समझ लेते हैं, क्या जन्म के बाद कोई परीक्षण भी किया जाना चाहिए बच्चे का? जी बिल्कुल, सारे बच्चों का जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी मतलब जैसे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और हमारी जो सोसाइटी भी है, जो पीडियाट्रिक सोसाइटी है, जो नवजात शिशु की जो भारत की अपनी सोसाइटी, जो डॉक्टरों की एक समूह है, वो भी ये कहते हैं कि बच्चे का जो है जन्म के बाद कुछ जांचें करनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि कान, बच्चा सुनने की क्षमता है या नहीं। अधिकतर ये देखा गया है कि लोग हमसे मतलब ये बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं तो बच्चा या ताली करते हैं तो बच्चा गर्दन अपनी घुमाता है उस तरफ। इस तरीके से कान की जांच या बच्चे की सुनने की क्षमता है या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा सुन रहा है, क्योंकि बच्चा सुनने की क्षमता तो होती है पर गर्दन घुमा पाएगा या सुनेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो इसके लिए एक जांच की जाती है जिसको कि OAE बोला जाता है या AABR, मतलब कि हेयरिंग टेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको, कान को सुनने की क्षमता। ये सारे बच्चों, सारे नवजात बच्चों जो भी पैदा हुए हैं, ये इनकी होनी चाहिए, जो कि हम बंसल अस्पताल में भी सारे बच्चों का कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कुछ खून की जाँचें भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो अगर हम नवजात शिशु बच्चों में पकड़ लें या उसको हम पिकअप कर लेते हैं तो उसका इलाज बेहतर होता है। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, अगर थायराइड, जैसे कि अगर बच्चे को मान लीजिए कि थायराइड की कमी है, कभी कभी किन्हीं बहुत बच्चों में ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं होता, या बना होता है तो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से थायराइड की कमी होती है और दिमाग में असर हो सकता है। बच्चा जब तक बड़ा होगा तब तक बच्चे को दिमाग में काफ़ी चोट पहुँच चुकी होती है और वहाँ से फिर बच्चे को बाहर निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए कुछ खून की जाँचें भी ज़रूरी होती हैं, जिसको कि हम लोग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग
यानी कि नवजात शिशु की कुछ बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें एक ब्लड टेस्ट भेजा जाता है, थोड़ा सा ब्लड लेके भेजा जाता है और उसकी जांच की जाती है। कई बीमारियों के लिए 40-50 बीमारियों के लिए जांच की जाती है, ताकि बच्चे को इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको अगर हम नहीं पिकअप कर पाए इस स्टेज पे, तो बाद में जब तक अपनी लक्षण दिखाएंगे तब तक काफ़ी बच्चे को डैमेज, मतलब काफ़ी चोट पहुंचा चुके होते हैं और काफ़ी दिक्कतें हो चुकी होती हैं बच्चे को, फिर वहाँ से वापस लाना दिक्कत हो जाती है हमें। इसलिए ज़रूरी है कि सब जाँचें हों और ये जाँचें सारी अवेलेबल भी हैं हमारे यहाँ। तो अगर कुछ ऐसा है जिसके यहाँ नहीं हो पा रहा है, जो नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ आ सकते हैं और हम उस जाँचों को कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए, अनिवार्य भी है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आप बंसल हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसकी बात कर रहे हैं तो उत्सुकता और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारियां दी हैं। तो जानना चाहेंगे, जहां से आप बिलोंग करते हैं, बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पर नवजात शिशु को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? तो बंसल अस्पताल जो है ये काफ़ी टर्शरी केयर यूनिट है और पूरे मध्य भारत में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा यूनिट है हमारा। हम लोग 2 कंसल्टेंट हैं और काफ़ी मतलब जो नवजात शिशु का एक अलग आईसीयू ही होता है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि एक जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जो 2 किलो 2.5 किलो के या भी जो नवजात शिशु हैं, उनको भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर बच्चा रोता नहीं है या इन्फेक्शन होता है या कोई हृदय की बीमारी है या कोई ऑपरेटिव प्रॉब्लम, कोई कहीं और कोई दिक्कतें हैं तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। इन सब चीज़ों के लिए एक अलग आईसीयू बनाया जाता है, जिसको बुलाया जाता है न्यूनेटल आईसीयू, नवजात शिशु का आईसीयू। और ये आईसीयू हमारे पास है बंसल अस्पताल में, जो कि काफ़ी बड़ा है। हमारे जो आईसीयू है 25 से 30 बेड का आईसीयू है, 7-8 वेंटिलेटर हैं, तो काफ़ी सुसज्जित आईसीयू है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इधर उधर जाते हैं और फिर बाद में जब केस थोड़ा ख़राब हो जाता है, ये तो नहीं बोलना चाहिए ख़राब हो जाता है, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि इस बीमारी के लिए कहाँ उनको आना चाहिए। तो बंसल अस्पताल में ये सब सुविधाएँ हैं और चूँकि हमारा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, अंदर ही वहाँ बेड साइड ईको की ज़रूरत पड़ सकती है, हृदय की जांच करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे को ज़रूरी है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों, सारे तरह के डॉक्टर उपलब्ध हों, ऐसे अस्पताल में बच्चे को होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आम जनता को पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों का अलग आईसीयू होता है, न्यूनेटल आईसीयू होता है, जो कि इन सब चीज़ों के लिए इक्विप्ड होता है। जैसे एडल्ट आईसीयू की बात की जाती है तो जैसे कार्डियक आईसीयू है, हृदय का अलग आईसीयू है बड़े लोगों के, वैसे ही नवजात शिशु आईसीयू भी होता है। और ये नवजात बच्चों के लिए हम लोग डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं, सिस्टर्स ट्रेंड होती हैं, पूरा स्टाफ ट्रेंड होता है इस चीज़ के लिए। और दूसरी अहम जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि अभी भी नवजात शिशु में, जैसे कि आपने देखा होगा, बड़े लोगों के लिए एक अलग एम्बुलेंस होती है, बड़ी एम्बुलेंस होती है। उसमें जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, सपोज़ कीजिए कि कोई सागर में है या कहीं विदिशा में है, कोई आदमी बीमार है, तो उनको वहाँ से लाने के लिए, बड़े अस्पताल में लाने के लिए एक सुसज्जित एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि वेंटिलेटर हो, सारे पैरामीटर मॉनिटर्स लगे हों। ये नवजात शिशु में भी ऐसा ही एक एम्बुलेंस के साथ एक छोटा बोला जाए एम्बुलेंस होता है। एम्बुलेंस में ही एक चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम वेंटिलेटर की सुविधा दे सकते हैं और उसको वहाँ से, बच्चे को वहाँ से सेफली, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत दिक्कत हो, तो उसको लाने में कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो वो एक सुविधा उपलब्ध है बंसल अस्पताल में, और जहाँ तक मुझे पता है ये सुविधा मध्य भारत में किसी के पास भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि हम उनको ये फैसिलिटी का फ़ायदा मिले। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नवजात शिशुओं के साथ तो किसी तरह का खिलवाड़ ना ही करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने जिस तरह से हमसे जानकारियाँ साझा की। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आज डॉक्टर अनुभव ने हमारे साथ कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों का जवाब मिल ही गया होगा। नवजात शिशु की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत।